नमस्कार, आपका स्वागत है टीकमगढ़ एक्सप्रेस 24 में और मैं हूं आपके साथ आमिर। आज हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता और सांसद प्रतिनिधि जीतू जी। तो सीधा हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे सवाल करेंगे और उनसे उनके जवाब लेंगे। जीतू जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। जीतू जी नमस्कार आमिर भाई। जीतू जी आपके चैनल के लिए भी शुभकामनाएं, आपके लिए भी बधाई। अच्छा जीतू जी, आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और आपका ये जो राजनीति का सफ़र है, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आप राजनीति में आए? हमें भारतीय जनता पार्टी जो एक आप कहें विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और इस पार्टी में जोड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह राजनीतिक दल देश के लिए काम करती है, क्षेत्र के लिए काम करती है और एक-एक कार्यकर्ता और गरीबों के लिए काम करती है। यह प्रेरणा लेकर के हम इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? हमारा सवाल ये है कि राजनीति में आए वो तो ठीक है, ये तो आपने पार्टी की ये विचारधारा बता दी कि पार्टी से हमारा इसलिए ताल्लुक हुआ कि पार्टी के ये अच्छे कार्य हैं, लेकिन हम सफ़र पूछ रहे हैं कि राजनीति का आपका सफ़र शुरू कैसे हुआ? मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था कॉलेज में। जैसे ही हमारा दाखिला हुआ, उधर से हम विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े। उसके बाद छोटे-छोटे कार्यक्रम हम करते रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर अभी 2014 का जो नगरपालिका चुनाव रहा, हमने चूँकि भारतीय जनता पार्टी से टिकट माँगने का प्रयास रहा था, किसी कारणवश नहीं मिला, तो निर्दलीय रूप से हमने नगरपालिका 2014 का चुनाव लड़ा, हमारी बुआ ने। तो वहाँ से हम लोग जनता के छोटे-छोटे कामों के लिए, उनकी माँगों के लिए हम उस चुनाव में कूदे और उस चुनाव में नगर की जनता ने हम लोगों को सर आँखों पर बिठाला और नगर में करीब 8,000 वोट हम लोगों को निर्दलीय के रूप में प्राप्त हुए थे। और किसी कारणवश हम वो चुनाव नहीं जीत पाए, मगर फिर भी पूरे नगर की जनता का हम लोग, हमारा परिवार दिल से आभार व्यक्त और धन्यवाद देता है, देता रहेगा और जीवन पर्यंत उनका यह ऋण हम चुकाने का प्रयास करेंगे। जनसेवा के माध्यम से उनके जो भी कार्य हैं, छोटे-छोटे कार्य हैं, चाहे आवास का उनकी समस्या हो, चाहे नल की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे और भी उनके जो कार्य हैं, उनमें हम एवं हमारा परिवार सदैव उनका साथ देता रहेगा, उनके कार्य कराता रहेगा। मतलब ये माने कि आपने अपनी बुआ जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था, उसी समय आप राजनीति में सक्रिय हुए। जी, यह भी आप कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति में संगठन से तो जुड़े रहे, चुनावी राजनीति में ज़रूर हम 2014 से सक्रिय रूप से आए हैं। अच्छा, अब आपसे मैं अंतर पूछना चाहूँगा, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पहले आप कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, हम संगठन के आदमी थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय जाना पड़ा, बुआ जी को निर्दलीय नगरपालिका का चुनाव लड़ना पड़ा और अधिक मत भी आपने बताया कि हमें मिली? चूँकि कई कार्यकर्ता हमारे घर आकर के बोल रहे थे कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, हम लोगों की समस्याओं को आपको नगर पालिका के अंदर रख उठाना है, पूरी कराना है। और इसी कारण से हम लोग टिकट माँगने के लिए प्रयासरत रहे थे। किसी कारणवश नहीं मिल पाया, क्योंकि पिछड़ा वर्ग सीट थी, हम लोगों का अधिकार बनता था, इसलिए हम लोगों ने अपनी अधिकार स्वरूप पार्टी से निवेदन करके टिकट माँगने का प्रयास किया, नहीं मिला किसी कारणवश। तो जन भावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। अच्छा चलिए, ये तो आपने अपना बता दिया कि हमारा राजनीति का सफ़र ये रहा। फिर उसके बाद हमने बुआ जी को चुनाव मैदान में उतारा। कार्यकर्ताओं की ये माँग थी कि आप चुनाव मैदान में उतरें और नगर पालिका का चुनाव लड़ें। अच्छा, अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी देश का भी सबसे बड़ा संगठन है। तो संगठन किस रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है और सरकार किस रूप से काम करती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, टीकमगढ़ में आपकी सरकार है और संगठन भी आपका है। तो आपका संगठन और सरकार जो दोनों जो हैं वो अलग-अलग पहिए हैं, लेकिन दोनों पहिए किस तरीके से चलते हैं? कैसे राजनीति की जाती है? कैसे लोगों तक
सरकार की जो योजना है वो संगठन भेजता है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यह एक-एक कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, एक-एक कार्यकर्ताओं को बनाती है और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अपने 10 से 15 कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता बूथों पर खड़े करती है, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने का कार्य बड़ी तत्परता से करते हैं और संगठन और सरकार जी। दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों का समन्वय अच्छा है, तभी हम लोग इतने राज्यों में आज चुन के आए हैं। जैसे हमारी भारत सरकार की केंद्रीय योजनाएँ हैं, चाहे राज्य सरकार की योजनाएँ, दोनों का गजब का तालमेल हम लोग रखते हैं। इसलिए विकास कार्य तेज़ी से हमारी सरकारों में होता है। पिछले 70 सालों में ना हो करके अभी हमारी 8 साल की सरकार है, उसमें तेज़ी से विकास हुए। अब चाहे आप विकास को देख लें, ओरछा का भी पुलों का जो निर्माण हुआ है, 70 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। हम बचपन से देख रहे हैं कि वहाँ हर बार रोड जाम हो जाता था, बंद किया जाता था। बाढ़ के कारण लोगों का 3-3 महीने आवागमन अवरुद्ध रहता था। मगर हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर ओरछा के दोनों पुलों का निर्माण अभी वर्तमान में चालू कराया है। ओरछा की आप बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ओरछा का पुल का निर्माण आपकी सरकार ने कराया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहती है जो 15 महीने की उनकी सरकार थी, उन्होंने उन पुलों का निर्माण कराया है। तो ये कैसे स्पष्ट किया जाएगा? ये जनता कैसे समझ पाएगी कि कांग्रेस ने कराया है या भारतीय जनता पार्टी ने कराया है इन पुलों का निर्माण? देखो कांग्रेस क्या कहती है हम उस पे जाना नहीं चाहते। अभी आपने देखा होगा ओरछा में ऐतिहासिक भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा उन पुलों का उद्घाटन किया गया। साथ ही ओरछा से सायगढ़ तक का एनएच डबल लाइन का भी भूमि पूजन किया गया है। यह भी एक ऐतिहासिक क्षण है और आने वाले कल में हम लोग गुना और कटनी रोड का भी जल्द से जल्द स्वीकृति हो गई है और उसका डीपीआर भी बनना चालू हो गया है केंद्रीय मंत्री की वीरेंद्र कुमार जी की प्रयासों से। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द टीकमगढ़ मुख्य धारा पर आने वाला है क्योंकि एक 4 लाइन ये हो जाएगा गुना कटनी, एक अपना ओरछा से सायगढ़ तक का हो जाएगा और टीकमगढ़ शहर को भी रिंग रोड से जोड़ने का जो है प्रयास क्षेत्रीय सांसद जी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये तो आपने बता दिया, डेवलपमेंट की चर्चा चली रही है, तो हम एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि टीकमगढ़ में आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन रोज़गार का कहीं न कहीं एक अहम मुद्दा आता है सामने। हेल्थ की भी हम बात कर लें, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है हमारे यहाँ और भी जैसे रोज़गार के लिए कोई ऐसे साधन नहीं है कि जो यहाँ के युवा हैं, वो अपने ही घर रह के रोज़गार करें, अपना घर चला सकें। उन्हें बाहर या बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ग्रामीण अंचलों के जो मज़दूर हैं, उन्हें दिल्ली काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो सरकार और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, जैसे आपने वीरेंद्र कुमार जी का नाम लिया, तो केंद्रीय मंत्री और आप उनके प्रतिनिधि भी हैं, सांसद प्रतिनिधि। तो इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो रोज़गार के साधन हैं, वो टीकमगढ़ में स्थापित किए जाएँ? इसके लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं और कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द ही यहाँ विकलांगों के लिए कृत्रिम निर्माण फैक्ट्री का भूमि पूजन जल्द से जल्द होने वाला है। क्षेत्रीय सांसद जी के अथक प्रयासों से यहाँ टीकमगढ़ में यह फैक्ट्री का भूमि पूजन होने वाला है और आप देखेंगे जैसे ही हमारा क्षेत्र 4 लाइन से जुड़ जाएगा, एनएच से जुड़ जाएगा, उसके बाद व्यापार की अधिक संभावना यहाँ बढ़ जाएगी। रेलवे में आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में सालों साल 1-1, 2-2 ट्रेनें नहीं बढ़ पाती थी। आज हमारे यहाँ सांसद जी के द्वारा सांसद जी के प्रयासों से चाहे टीकमगढ़ से दिल्ली जाना हो, चाहे टीकमगढ़ से भोपाल जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, उज्जैन जाना हो, कई ऐसी ट्रेनें बहुत कम समय में उनने अपने टीकमगढ़ के लिए उपलब्ध कराई कि यहाँ का जो व्यापारिक स्तर है वो निश्चित तौर पर ऊपर उठेगा और जो रोजगार की कमी यहाँ थी वो निश्चित तौर पर यहाँ बढ़ेगी। चूंकि यह बुंदेलखंड अपना कृषि आधारित क्षेत्र है, क्योंकि लोग कहते थे वो बनाए हुए थे कि पठारी क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आपने देखा होगा
कि हमारी सरकारों में ही एक बहुत बड़ी योजना जो अभी चालू हुई है, केन बेतवा लिंक परियोजना। इससे भी हमारी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो हरा भरा होगा और निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में यहाँ बहुत संभावनाएं व्याप्त है। जीतू जी, सांसद जी की बात चल रही है, जैसे आपने कृषि के क्षेत्र की बात कर ली और आपने कहा कि रोजगार के भी जल्द ही संसाधन शुरू कर दिए जाएंगे टीकमगढ़ में। एक मसला और लगातार टीकमगढ़ में चर्चाओं में रहा है मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज को लेके विपक्षी दल हों या समाज सेवी यहाँ के संगठन हों, उन्होंने सांसद वीरेंद्र कुमार को घेरने की कोशिश की। कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज जो टीकमगढ़ में स्थापित होना था, वह छतरपुर पहुँच गया। इस पर आप क्या कहेंगे, प्रतिनिधि होने के नाते? जैसे कि भारत सरकार ने अभी वर्तमान में 160 के करीब मेडिकल कॉलेज दिए हैं पूरे देश में। आगे प्रयास रहेगा कि टीकमगढ़ में भी एक मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हमारे सांसद जी का भी प्रयास रहेगा और मुख्यमंत्री जी का भी विशेष यहाँ सहयोग रहेगा। अभी उनने भी एक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो महाकाल लोक उज्जैन विकसित किया है, वैसे ही विकसित अपना यहाँ ओरछा राम राजा लोक भी विकसित करेंगे। यहाँ कुंडेश्वर को भी पर्यटक के क्षेत्र में हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द आप सबके बीच यह निर्माण कार्य चालू हो जाएंगे। जीतू सेन जी, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है और इनका जो संगठन है, वो अनुशासन के हिसाब से चलता है। यहाँ अनुशासन बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखने में ये आया है कि आपकी सरकार, आपका संगठन और फिर आपको ही अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से एक एसडीएम की शिकायत करना पड़ती है। ये पूरा मामला क्या है? कहा जाता है नामांतरण पर रोक लगाई गई थी। मध्य प्रदेश में पहला जिला एक ऐसा है टीकमगढ़, जहाँ टीकमगढ़ अनुभाग में नामांतरण पर एसडीएम ने रोक लगाई थी। क्यों लगाई गई थी और क्या पूरा मामला है, जो आपको अपनी ही सरकार के मुखिया को इसकी शिकायत करनी पड़ी? जैसा सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उनका स्पष्ट कहना है कि ये जवाबदारी प्रत्येक कार्यकर्ता की है कि उस पर अंकुश लगाया जाए। जी। हमें लोगों के द्वारा मालूम चला कि टीकमगढ़ में नामांतरण पर रोक लगी हुई है। जी। मैंने उस मामले को दिखवाया, उस आदेश को निकलवाया। आदेश निकलवाने के बाद मैंने पता किया कि यह और भी तहसीलों अनुभागों में क्या रोक लगी हुई है या मध्य प्रदेश के और जिले में लोग लगी हुई है। तो पता चला नहीं, यह टीकमगढ़ के माने मध्य प्रदेश के एकमात्र अनुभाग टीकमगढ़ में नामांतरण पर रोक लगी हुई है। इसलिए मैंने संबंधित अधिकारी से भी इसको बोला हटाने के लिए, उन्होंने नहीं हटाया। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी मैंने बोला, नहीं हटाया। फिर जाके मुझे मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह मुद्दा उठाना पड़ा और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो आप कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री के सामने नामांतरण की शिकायत की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नामांतरण पर आप कह रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कि सिर्फ एक जिला है टीकमगढ़ और अनुभाग भी एक ही है जहाँ नामांतरण पर रोक लगाई गई है। किन के आदेश पे वो रोक लगाई गई? क्या मुख्यमंत्री ने कोई आदेश किया? आखिर वो आदेश किसका है जिस वजह से एसडीएम ने नामांतरण पर रोक लगाई? और फिर आपने उसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक की, तो मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुँचने के बाद क्या अब नामांतरण से रोक हट पाई या नहीं? जैसा कि मेरे द्वारा प्रयास किया गया, मैंने भरपूर प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति इनसे परेशान न रहे। प्रत्येक जैसे कि हमारी सरकारों के भी प्रयास रहे हैं कि निःशुल्क नामांतरण हो, निःशुल्क खसरे की नकल मिले, निःशुल्क इनको बंदी मिले। जी। वही प्रयास मैंने किया। अगर मेरे समक्ष इस तरह की शिकायत आई थी, इसलिए मैंने वरिष्ठों को अवगत कराया और आप निश्चित मानिए कि जरूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। नामांतरण पर से रोक हटी या नहीं? ये मैं दिखवा लेता हूँ, चूंकि मैंने वहां शिकायत की थी, उसके बाद वो जांच में आई है। जांच के बाद क्या मामला हुआ है, निश्चित तौर पर आपने ये क्वेश्चन हमसे किया है, मैं जरूर उसको आज ही दिखवाता हूँ। जीतू भाई, आपने एक मामला और खूब चर्चाओं में रहा था आपका, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आदिवासियों की भूमि बेचने का एक मामला सामने आया था। आप पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे
कि आप जो है आदिवासियों की ज़मीन खरीदते हैं, फिर उनको बेचते हैं। ये पूरा मामला क्या है? क्या क्या है? मैं चाहूँगा कि इसे विस्तार से आज समझाया जाए, लोगों तक इसकी हकीकत पहुँचनी चाहिए कि आखिर दोषी जीतू सेन है या फिर जिन्होंने आप पे आरोप लगाए थे वो दोषी हैं या फिर ये कोई राजनैतिक स्टंट है? देखो, अगर मैं दोषी होता तो आज तक मेरे खिलाफ कई मामले पंजीकृत हो गए होते। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझ पर ये आरोप लगाए गए थे, जिसका मैंने पत्रवार आदेशवार उल्लेख किया था आप ही के समक्ष, समस्त मीडिया के समक्ष उसका उल्लेख किया था। जी। हमारी पार्टी का एजेंडा है कि आदिवासियों के हक में हम लोग हमेशा साथ खड़े रहे हैं। उनको कभी प्रताड़ित होने के लिए हम लोगों का ना कभी सोच रही है, ना कभी रहा। राजनीतिक द्वेषवश मुझ पर ये आरोप लगाए गए थे, जिसका मैंने विधिवत जितने भी न्यायालय के आदेश थे मैंने आपके समक्ष रखे थे। मेरे खिलाफ किसी भी सिंगल एक आदिवासी ने कभी कोई शिकायत या प्रताड़ना के संबंध में कोई बिंदु शासन के समक्ष या प्रशासन के समक्ष नहीं रखा। और जिसने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए थे उसका जवाब मैंने सार्वजनिक दिया भी था और आगे भी प्रयास रहेगा कि एक भी आदिवासी परिवार प्रताड़ित ना हो, उसकी जमीनें ना छीनी जाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहले जीतू सेन वहां खड़ा हुआ मिलेगा आपको। कोई भी शख्स अगर किसी भी आदिवासी को परेशान करेगा तो उसके पीछे सबसे पहले जीतू सेन खड़ा मिलेगा। अच्छा, आपने ये भी कहा था उसमें कि आदिवासियों की जो भूमि है, उनको विक्रय की लगातार टीकमगढ़ में अनुमति दी जा रही है। हमने देखा है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन उस समय इतनी आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं, वो बेचने की स्वीकृति नहीं दी गई, लेकिन इस बार उनकी स्वीकृति दे दी जा रही है। ये भी आपने आरोप लगाया था, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक अभी जांच में है। जो भी निकल के आएगा निश्चित मानिए, आप भरोसा रखिए, मैं समस्त दस्तावेज लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हूँगा। क्योंकि अभी ये जांच में है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। अच्छा, आपने आदिवासियों की बात चल रही थी, आपने कहा कि आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि आप किसी आदिवासी की मदद कर रहे थे। इस वजह से कुछ नेताओं ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, आपकी छवि को धूमिल करने की तैयारी थी और ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट जवाब चाहूँगा कि आखिर वो लोग कौन है, वो टीम को है, वो विंग कौन है जो आपके पीछे पड़ी है और जो आपकी लोकप्रियता से इतनी डर रही है? वो अभी वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी मैं लिखित शिकायत अपने वरिष्ठों को कर चुका हूँ। तो सत्ता तो आपकी है भैया। कुछ, मैंने सभी का नहीं कहा, कुछ 1-2 लोग जो हैं, चूँकि पार्टी से पार्टी से जुड़े हैं, तो हमारा एक परिवार है। हम पहले अपनी बात अपने परिवार में रखते हैं। जैसे ही वहाँ कोई निराकरण नहीं मिलेगा, तो हम जनता के समक्ष आएँगे। अच्छा, ये और स्पष्ट कर दें, जनप्रतिनिधि है या कोई संगठन का आदमी है? जनप्रतिनिधि है। फिर ये तो एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता है कि आपकी सरकार, आपका जनप्रतिनिधि संगठन के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करता है। इसके खिलाफ संगठन क्या एक्शन ले सकता है? क्या मॉनिटरिंग की जाती है? संगठन के लोग मॉनिटरिंग करेंगे या सत्ता के लोग मॉनिटरिंग करेंगे? क्या होगा यार? आप निश्चित मानिए संगठन के लोग इस पर लगे हुए हैं और हम लोगों को अपनी बात जहाँ पहुँचानी थी हम लोग पहुँचा चुके हैं। बाकी काम संगठन का है और उनने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित माने आप, ऐसे लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। मतलब संगठन ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है, मतलब रिजल्ट जल्द ही आ सकता है। जल्द से जल्द आपको रिजल्ट तो मिलेगा। ये खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी जीतू सेन के लिए? खुशखबरी होने वाली है ना? कुछ ही महीनों में। कुछ महीनों में दिख जाएगा। जी। अच्छा जीतू भाई, ये अगर इस मामले को इस रूप में देखा जाए कि आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं और जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपने जिन पे निशाना साधा है, वो भी शायद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये
विवाद भी तो हो सकता है आप लोगों का, बिज़नेस का ये कॉम्पिटिशन तो नहीं कहीं कि उनका धंधा अच्छा चल रहा है, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, ये चीज़ भी तो हो सकती है कहीं इस चीज़ कि केवल राजनैतिक आपका जो ग्राफ है वो खराब करने की सिर्फ़ तैयारी? और सिर्फ़ राजनीतिक ग्राफ खराब करने का ये षड्यंत्र है। कहीं भी ऐसा कोई मामला हमारे खिलाफ लंबित नहीं है और अगर कोई आता है, आपके संज्ञान में भी कोई आता है, तो निश्चित है हम उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हैं। मगर जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, यह भी आप मानिए बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनको भी मैं छोड़ूँगा नहीं। चलिए, नवंबर में चुनाव है, 23 आ चुका है। क्या तैयारी है विधानसभा को लेके, संगठन की क्या तैयारी है? संगठन की प्रदेश स्तर पर व्यापक तैयारियां हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास यात्राएं लेकर जा रहे हैं और ऐसा प्रयास है कि हर गरीब व्यक्ति को घर मिले, हर घर तक पीने का पानी हेतु नल मिले, पानी मिले, हर गरीब को राशन मिले। ये हमारी सरकार का प्राथमिकता से ऐसा ध्येय है। अच्छा, और जीतू जी, आप विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, मुझे विकास यात्रा से ये एक चीज़ याद आ गई है, लगातार हम देख रहे हैं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, मंत्री हों, आम जनता के बीच बीच पहुँच रहे हैं और मुख्यमंत्री भी खुद को सेवक बता रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता को जो सरकार की योजना है, उनसे अवगत करा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, ब्यौरा दे रहे हैं कि हमने इतने समय इतना काम किया, इतने लोगों को इस योजना का लाभ पहुँचाया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, टीकमगढ़ से जुड़ा ही सवाल है। आपकी ही पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी बीते दिनों एक मंच पर खुद को राजा कह रहे थे, जबकि आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी टीकमगढ़ के बगाज माता पहुंचे थे। उन्होंने खुद को जनता का सेवक बताया था और उन्होंने कहा था, विधायक हो, मंत्री हो, एसपी, कलेक्टर, कोई राजा नहीं। पर आपके विधायक खुद को राजा समझ रहे हैं। ऐसे में आप नवंबर में चुनाव है, कैसे चुनाव जीतेंगे? जैसे कि आपको भी मालूम है कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश रहे हैं, सार्वजनिक रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, सेवक है ना कि राजा है। तो ये उनका निजी मत हो सकता है। पार्टी गाइडलाइन जो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी की है, वो ही है। मतलब सेवक हैं आप। हम लोग सेवक हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप अपने आप को राजा के रूप में देखते हैं या सेवक के? सेवक हाँ, अभी आप जनप्रतिनिधि चुनेंगे तब राजा बन सकते हैं, हो सकता। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी और दल के कार्यकर्ता नहीं हैं। तो वो विधायक भी तो भारतीय जनता पार्टी के, हम ये थोड़ी कह रहे कि वो किसी और दल के। हमने कहा ना स्पष्ट कि वो टीकमगढ़ के विधायक हैं। उन्होंने एक मंच से कहा कि मैं राजा हूँ और ये मेरी जनता है। उस वीडियो को हमने दिखाया। तो वो ये मानसिकता कैसे आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं संगठन की ये बात नहीं हो सकती, उनकी व्यक्तिगत हो सकती। तो भाई अब तो वो जनप्रतिनिधि हैं और संगठन के विधायक हैं, वो संगठन से चुने गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था, तब वो विधायक बने थे। भाई मैं अपनी निजी राय बता सकता हूँ आपको, पार्टी गाइडलाइन बता सकता हूँ। उनकी क्या राय है ये उनसे आपको क्वेश्चन करना तो पड़ेगा। आप किस रूप में देखते हैं इस बयान को? मैं आपसे सिर्फ़ ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये तो ठीक है या नहीं है? मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो पार्टी गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम आते हैं, मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ, उनको मानता हूँ। टीकमगढ़ और पृथ्वीपुर दोनों ही जिलों की विधानसभा 5 हैं। अब आप कितनी विधानसभा नवंबर में जीत पाएँगे? हम कार्यकर्ताओं की मेहनत प्रत्येक विधानसभा पर लगेगी और प्रयास रहेगा कि पुनः पाँचों की पाँचों सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। बहुत-बहुत धन्यवाद जीतू भाई। धन्यवाद आमिर जी, आपको भी शुभकामनाएँ, बधाई। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतू सेन जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे हम किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।